तक इस हादसे के जिम्मेदार कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। राजीव दीक्षित के मुताबिक यूनिलीवर कंपनी का नाम बदलकर हिंदुस्तान लीवर इसलिए रखा गया ताकि भारतीयों को बेवकूफ बनाया जा सके। नए नाम की वजह से भारतीयों को लगेगा कि ये एक भारतीय कंपनी है और वो इसका सामान खरीदने में हिचकेंगे नहीं। दोस्तों, राजीव दीक्षित जी देशद्रोहियों की जानकारी को लोगों से छुपाते नहीं थे। वह साफ साफ लोगों से सबूतों के आधार पर कह देते थे, जिस कारण उनके कई दुश्मन पैदा हो गए। राजीव दीक्षित के बारे में मौजूद जानकारी के मुताबिक वो 2009 में बाबा रामदेव के संपर्क में आए और उन्होंने ही रामदेव को देश की समस्याओं और काले धन वगैरह के बारे में बताया, जिससे रामदेव बहुत प्रभावित हुए और दोनों साथ में काम करने के लिए सहमत हो गए। इंटरनेट पर दोनों तरह की जानकारी मौजूद है। राजीव के समर्थक दावा करते हैं कि 2009 में भारत स्वाभिमान आंदोलन उन्होंने शुरू किया, जबकि रामदेव के समर्थक इसे उनकी विरुद्ध मानते हैं। भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू करने के दौरान राजीव दीक्षित और रामदेव ने शपथ ली थी कि हम भारत को विश्व शक्ति देश बनाएंगे, हम भारत को पूरी तरह से स्वदेशी बनाएंगे और बुद्धिमान ईमानदार लोगों को जोड़कर देश के विकास में लाएंगे। इस आंदोलन के तहत राजीव दीक्षित जी और रामदेव ने योजना बनाई कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद 2014 में वो देश के सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। नवंबर के आखिरी सप्ताह में राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, जहां उन्होंने अलग अलग जगहों पर व्याख्यान देने थे। 26 से 29 नवंबर तक अलग अलग जगह व्याख्यान के बाद जब 30 नवंबर को वो भिलाई पहुंचे तो वहां उनकी तबीयत खराब हो गई। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें भिलाई के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिर वहां से अपोलो BSR हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें हेड डिक्लेयर कर दिया। इस दौरान राजीव दीक्षित के साथ मौजूद लोगों और डॉक्टर्स का दावा है कि वो लगातार एलोपैथी इलाज के लिए मना कर रहे थे। राजीव दीक्षित के साथ के लोगों ने बाबा रामदेव पर सनसनी आरोप लगाए गए, जिससे रामदेव साफ इनकार करते हैं। ये सभी जानते हैं कि जब फार्मेलिन शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है उससे बॉडी का रंग बदलता है। रामदेव के मुताबिक उस दिन इनकी राजीव दीक्षित से बात भी हुई थी और उन्होंने राजीव दीक्षित से कहा था कि परेशानी ज्यादा है, ऐसे में उन्हें एलोपैथी इलाज ले लेना चाहिए, लेकिन राजीव भाई नहीं माने। कई दिनों की गहमागहमी के बाद आखिरकार मामला थम गया। हालांकि राजीव के समर्थकों का दावा है कि मौत के बाद राजीव की बॉडी नीली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें जहर दिया गया हो। उनके समर्थकों ने पोस्टमार्टम कराए जाने की भी जिद की, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। राजीव दीक्षित जी की बॉडी को वर्धा लाने के बजाय हरिद्वार में रामदेव के पतंजलि आश्रम ले जाया गया और वहीं उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि राजीव दीक्षित जी की हत्या हुई है तो वह कौन सा जहर था। इस पर सोचने पर मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या याद आती है। दोनों की मृत्यु के लक्षण बहुत मिलते जुलते हैं। मैं समझता हूँ कि राजीव दीक्षित जी की हत्या के लिए डिजिटेलिस नामक एक स्वादहीन गंधहीन धीमे विष का प्रयोग हुआ है, जिससे अति सूक्ष्म मात्रा में खाने में मिलाकर देने से व्यक्ति की 24 घंटे के अंदर हृदयघात से मृत्यु हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी को मेमुना बेगम ने KGB के द्वारा यही जहर दिया था। हालांकि हत्या का आरोप कभी भी साबित नहीं हो सका। तो दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि आज के समय में राजीव दीक्षित जी की तरह महान समाज सेवक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हालांकि भले ही वह इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके ऑडियो, वीडियो तथा पुस्तकों को देखकर आज भी उनके जिंदा रहने का एहसास होता है। यदि आप राजीव दीक्षित के विचारों को जिंदा रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कोने कोने में पहुंचाएं। राजीव जी को सोच कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी तक इस दिव्य आत्मा के कार्य पहुंचाने का कार्य अब आपको करना है। तिरंगे के साए में कटाए जो सहे हैं, वो बलिदान वीर जन्मों जन्मों अमर है। जरूरत है फिर से उनकी, जरूरत है फिर से उनकी, हिंदुस्तान को भूला
के बलिदान का